हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मिले एक नए सब्जेक्ट के साथ, बिजनेस स्टडीज की। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के लिए, बिजनेस स्टडीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बात करी थी कि बिजनेस क्या होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है और इंडस्ट्रीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती है। ये सब हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। खुद बताओ, बिजनेस करने का कोई एक तरीका है कि एक से ज्यादा? आप लोगों सर बिल्कुल एक से ज्यादा। मैंने पूछा कैसे, बताओ। आपने बोला सर हमारे फादर है, उनका बिजनेस है, और लेकिन वो अकेले हैं, उनके साथ और कोई बंदा नहीं है, ना कोई उनका पार्टनर है, ना वो कहते हैं कि मेरी कंपनी है। इसका मतलब वो कर तो बिजनेस रहे हैं लेकिन एज अ सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है बच्चों सिंगल ओनर, जहां पर एक अकेला बंदे बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है और वही उस बिजनेस का मालिक भी होता है। तो खुद बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी तो बिजनेस ही हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हो सर बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, सर हमें कुछ और ओनर्स की जरूरत है साथ में, तो हम लोग अपने साथ पार्टनर्स जोड़ लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ कि ना? वो पार्टनरशिप फॉर्म भी फॉर्म तो ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सर बिजनेस ही कर रही है। तो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, वो भी बिजनेस कर रहा है सर, चाहे वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं तब भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। और सर कोई तरीका, बिल्कुल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है पेरेंटल बिजनेस, पुराना पुश्तैनी बिजनेस जो चलता आ रहा है, फैमिली फैमिली फिर फैमिली फिर फैमिली, जो बिजनेस पुराने समय से चलता आ रहा है, जैसे टाटा का, टाटा की एक जनरेशन आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी, चौथी, तो ये फैमिली बिजनेस हो गया, इसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं बच्चों। उसके बाद बात आती है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। बच्चों ये भी एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही काम करती है, जहां पर कुछ लोग म्यूचुअली मिल जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए जब मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की बात करता हूं, तो बच्चों आप समझो कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक, आप कल को काम करोगे अकेले सिंगल, तो आप कहलाओगे सोल प्रोप्राइटर, तो आप भी कर तो क्या रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। आप कल को अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिल जाते हो सर और कहते हो सर देखो ये मेरा दोस्त भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, एक्स भी इंटरेस्टेड है, वाई भी, तो हम चारों मिलकर काम कर रहे हैं। तो तुमने बोला सर हमने पार्टनरशिप खोल ली, तो भी बिजनेस कर रहे हो। हाँ कि ना? HUF एक पुश्तैनी बिजनेस है जो सदियों सदियों से पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, फैमिली बिजनेस जिसको कह सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ मिलते हैं। मान लो आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, एक्स के पास कुछ रिसोर्सेज है, वाई के पास कुछ रिसोर्सेज है, हम लोग आपस में मिले और हम लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद करेंगे। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलने के बाद हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। हम यहाँ पर बाजार में किसी को सेल परचेज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अपनी म्यूचुअल मदद के लिए एक छोटी सी सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं बच्चों, इसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और आखिरी सबसे बढ़िया बात सर, कंपनी। अब आप बताओ, दुनिया में सबसे रईस बंदों का नाम अगर आप सोचते हो, सर एलोन मस्क, बिल्कुल सर, और सर अडानी सर, अभी देखा सर अंबानी ने क्या खर्चा करा था, रिहाना, जस्टिन बीबर, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे सर। हाँ कि ना? पार्टी चल रही थी सर, करोड़ों रुपया बरसाया गया। अब आप बताओ, ये लोग कंपनीज हैं, दुनिया के सबसे रईस जो लोग होते हैं, अगर आप गूगल करके देखते हो कि बताओ भाई कि वर्ल्ड में कितने बिलियनियर्स हैं, या वर्ल्ड में सबसे अमीर बंदों की लिस्ट का अगर आप नाम सर्च करोगे बच्चों, तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आप समझो मेरी बात का मतलब, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, सिंगल ओनर हो, चाहे आप 4 बंदे मिलके बिजनेस खोल लिया, पार्टनरशिप खोल ली, वो भी एक बिजनेस है। चाहे आप HUF की बात करो, चाहे बच्चों आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करो, तो आप चाहे कंपनी की बात करो, बच्चों ये सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बिजनेस करने के। इसलिए इस चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बिजनेस करने के तरीके हैं ये सारे के सारे। क्या बिजनेस करने के तरीके, जिसमें कभी कोई छोटा भी हो सकता है तो कभी कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटी बताओ कौन सी होगी? आप लोग से सोल प्रोप्राइटर सबसे छोटे साइज में, हाँ कि अभी नन्ना नन्ना बच्चा उसने बिजनेस खोला सर, हाँ कि ना? और कंपनी है लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर, दुनिया के सबसे रईस बंदे। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि सर शेयर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है, स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है, कंपनी पैसा रेज करती है, लोगों से पैसा मंगाती है। तो भाई कंपनी को चाहिए बहुत सारा पैसा, क्योंकि कंपनी बहुत लार्ज स्केल पर काम करती है बच्चों, हाँ कि ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी एक वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको सारी फॉर्म्स के बारे में छोटा छोटा डिफरेंस बताऊंगा, ताकि आपको बात क्लियर हो और आपको ये समझ में आए कि ये पांचों के पांचों जो अलग अलग फॉर्म्स है बिजनेस करने के, उसमें मेजर मेजर क्या डिफरेंस, अगर स्कूल में पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है बच्चों, आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए। आओ जरा मेरे साथ देखो, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम लोग HUF भी कहते हैं बच्चों, हाँ कि ना? तो आप बच्चों स्टार्ट करते हैं जरा फटाफट से। यहाँ कुछ डिफरेंसेस है, अगर आप ध्यान से देखो तो सामने लिखा हुआ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, सामने लिखा हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर HUF, हिंदू बिजनेस, हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज। पांचों के बारे में डिफरेंस करते हैं, ताकि आपको इन पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक ही वीडियो लेक्चर में बच्चों क्लियर हो जाए। मजा आ जाएगा सर, और क्या, हाँ कि ना? चलो सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात करें,
आप बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, जो सोल प्रोप्राइटर, जो छोटी चीज होती है, अगर मैं आपसे कहूँ छोटी सी चीज, बेटा नीचे जाके एक बार चॉकलेट ले आना नीचे से, या नीचे से एक पेन लेके आ जाओ, बच्चों ऐसा करो, नीचे से कोई छोटा सा सामान ले आओ, आप लोगों से छोटा सा काम है यूं कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चों मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी को धक्का लगाना है, अब बताओ, बच्चे कह रहे सर हम तो नहीं जाते, हमसे नहीं लगाया जाता गर्मी में धक्का वक्का। मेरे कहने का मतलब है जो चीज बड़ी होती है उसमें फॉर्मेलिटीज भी, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं, और जो चीज छोटी सी है, जैसे मैंने बोला नीचे से पेन ले आओ, आप कहोगे सर ले आए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस करने की, उसे फॉर्म करने में भी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं है। छोटा सा बिजनेस है सर, ऐसे ही खोल लेंगे, सरकार भी कह रही है क्यों तंग करते हैं बेचारों को, गरीब लोग हैं, हाँ कि ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सबसे आसानी से खुल जाता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है, और उसकी फॉर्मेशन सर बहुत ही आसान है, क्योंकि सर सबसे छोटा इनिशियल स्टेज है बिजनेस करने का। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की, अब भाई सोल प्रोप्राइटर से बड़ा अगर कुछ है तो वो पार्टनरशिप है, तो ऑब्वियसली सर सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हम बात करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा तो बड़ा है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो वैसे ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, वैसे भी आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, और साथ में पार्टनरशिप में भी रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, आप कराओ चाहे ना करवाओ। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करो, या जिसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है बच्चों उसकी भी बात करो, तो वहां पर भी आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप बाय बर्थ परिवार में पैदा हो, एंट्री मारो शक्तिमान की तरह, और आप उस बिजनेस के बच्चों क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। अब आप मेरी बड़ी ध्यान से बात सुनना, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, चाहे पार्टनरशिप की, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एचयूएफ भी कहते हैं, बच्चों इन तीनों के अंदर अभी के अभी दिमाग में एक बात बिठा लो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। दोबारा बोलो, कौन कौन सी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक एचयूएफ, यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, या सिंपली बोलो कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। और ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि अगर इन तीनों में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है ही नहीं सर, तभी तो इनकी फॉर्मेशन बच्चों क्या है, इजी है। और बच्चों जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, इसी वजह से अगर आप एक पॉइंट देखोगे लायबिलिटी वाला, वहां पर लायबिलिटी तीनों में क्या है, अनलिमिटेड। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं बनती। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है, क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर रजिस्टर्ड हो जाती है किसी लॉ में, तो उसकी एक सेपरेट खुद की पहचान बन जाती है, लॉ उसे अब रिकॉग्नाइज करता है, लॉ उसको पहचानता है, जब हम उसे क्या करवा देते हैं लॉ के अंदर, रजिस्टर। लेकिन जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं, मैं अगर पार्टनरशिप की बात करता हूं और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करता हूं, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, और अगर मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया बच्चों, इसका मतलब मेरे बिजनेस को कभी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिला ही नहीं, मेरा बिजनेस और मैं अलग अलग है ही नहीं। रजिस्टर करा लूंगा अपने आप को, जिस दिन मैं रजिस्टर करा लूंगा उस दिन मैं सेपरेट हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपने को रजिस्टर कराया ही नहीं, जैसे कि इन तीन केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी हुई नहीं, मैं अपने बिजनेस से सेपरेट ट्रीट नहीं करा जाऊंगा। और अगर मैं अपने बिजनेस से सेपरेट बच्चों ट्रीट ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं हूं, तो मेरे बिजनेस की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड, बच्चों हमेशा अनलिमिटेड। जहां पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं हो रही है लॉ के अंदर, तो मैं सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर हमारे को नहीं मिला, और अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी हुए ही नहीं तो बिजनेस और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। इसीलिए इन तीनों केसेस में बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और अनलिमिटेड होती है, याद कर लो। दोबारा बोलूंगा बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एचयूएफ, यहाँ पर क्योंकि हमें रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, या आप सिंपली बोलो रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, इसीलिए हमारा बिजनेस कभी भी हमसे सेपरेट है ही नहीं, हम सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो करते ही नहीं है, और अगर हम सेपरेट है ही नहीं तो हम ही बिजनेस है, और बिजनेस ही हम है, बिजनेस हमसे अलग है ही नहीं। और अगर बच्चों बिजनेस हमसे अलग है ही नहीं, इसीलिए तो लायबिलिटी हमारी इस केस में क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी आती ही तब है जब हम अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं लॉ के अंदर। और अगर अगर हम कह रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी क्या है बच्चों, अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड का मतलब होता है कि बिजनेस के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो चाहे ना हो, फिर भी हमें बाहर वालों का कर्जा उतारना पड़ेगा, चाहे हमें अपने पर्सनल एसेट्स क्यों ना बेचने पड़ जाए। यही खास बात है बच्चों। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस में मेरे उतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हो चाहे ना हो, मेरे को अपने पर्सनल एसेट्स तक बेच के बच्चों कर्जा उतारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास प्रॉफिट्स के पैसे नहीं है, मैं भले अपना आईफोन बेच दूं, कितने दुख की बात है बच्चों, अपना लैपटॉप बेच दूं, हाय राम, अपनी एफडी तोड़वा लूं, हाय राम, तो बच्चों सब कुछ करके मेरे को कर्जा उतारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है अनलिमिटेड। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जहां पर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता है, वहां पर मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, और वहीं मेरे बिजनेस की लायबिलिटी फिर क्या हो जाती है बच्चों, अनलिमिटेड, हाँ कि ना। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है मुझे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे, चाहे मेरे पास बिजनेस में प्रॉफिट्स अवेलेबल हो चाहे ना हो। घर के बर्तन बेचूंगा तो भी आपका कर्जा उतारूंगा बच्चों, हाँ कि ना। लेकिन जब हम
कंपनी की, किसकी बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी की। बच्चों वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है दोनों केसेस में, कहां, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी और कंपनी में भी। अब चलिए लार्ज बड़ी बड़ी बिजनेसेस है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और बच्चों अगर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है तो मैंने अपने आप को लॉ में रजिस्टर कराया होगा, चाहे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं चाहे मैं कंपनी की बात करूं। मैंने अगर अपने आप को लॉ में रजिस्टर करा दिया बच्चों तो मेरी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, मेरी मतलब बिजनेस की। अब कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को लॉ में रजिस्टर करा दिया। अब बिजनेस की खुद की एक पहचान बन चुकी है और बिजनेस की खुद की पहचान बन गई है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब मेंबर्स अलग है और बिजनेस अलग है, इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट मिलता ही तब है किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम अपने आप को लॉ में रजिस्टर करवाते हैं। और अगर हमने अपने आप को लॉ में रजिस्टर करवा लिया तो हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट आ गया। और सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट आते ही लायबिलिटी में देखो, अब यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी दोनों केसेस में बच्चों क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो लायबिलिटी तब होती थी जब हम अपने आप को लॉ में रजिस्टर नहीं करवाते थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में अपने आप को क्या करवा दिया बच्चों, रजिस्टर्ड, लॉ में क्या करा दी, रजिस्ट्रेशन, उसी दिन से कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो गई बच्चों, लिमिटेड। यहाँ पर तीनों में लिमिटेड और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में बच्चों लिमिटेड है मेंबर्स की लायबिलिटी, क्योंकि हमने लॉ में रजिस्टर अपने आप को करवा दिया है। और लॉ में रजिस्टर करवाने के साथ ही बच्चों हमारी लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, लिमिटेड हो जाती है। जब तक रजिस्टर नहीं कराया होता, जब तक हम लोगों ने अपने को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, तब तक हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड, जैसे कि पहले तीन केसेस में, सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में और एचयूएफ में। और जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में हम अपने आप को क्या करवा देते हैं बच्चों, रजिस्टर करवा देते हैं, तो हम हो जाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारी एक खुद की पहचान हो जाती है, बिजनेस की खुद की पहचान हो जाती है लॉ की नजर में, लॉ की आईज में, हाँ कि ना। और अगर हमारी खुद की पहचान होगी तो सर वहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, वहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड ही रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं, यही मेन कांसेप्ट है, बाकी आपको बहुत मजे से समझ में आने वाला है। आगे देखो, अगर मैं आपसे मेंबर्स की बात करूं, अच्छा और देखो मैं यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आसानी से हो जाती है आप लोगों की फॉर्मेशन कंपनी की, पार्टनरशिप के अंदर भी आसानी से हो जाती है, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आसानी से हो जाती है सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि रजिस्टर कराना कंपलसरी है तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और कंपनी क्योंकि लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसलिए वहां पर बहुत लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी सबसे बड़ी है तो वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। मेंबर्स की बात करें तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही मेंबर है, सिंगल ओनर, हाँ कि ना। पार्टनरशिप में मिनिमम कम से कम पार्टनरशिप खोलने के लिए कम से कम तो 2 बंदे चाहिए। अगर हम बैंकिंग का बिजनेस खोल रहे हैं तो कितने, 10, और अगर हम बैंकिंग के अलावा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 20 मेंबर वहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो कम से कम वहां पर भी हमारे पास 2 पर्सन होने चाहिए, बिल्कुल, हाँ कि ना। कम से कम 2 मेंबर्स एचयूएफ बिजनेस को करने के लिए होने चाहिए, और हमारे पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, मतलब पुरानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो फैमिली बिजनेस कहते हैं एचयूएफ को, हाँ कि ना। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वहां पर कम से कम हमें 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए, याद रखना, छोटे नहीं, माइनर्स नहीं, 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के अंदर 2 तरीके की कंपनीज होती है बच्चों, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, 2, पब्लिक में मिनिमम चाहिए होते हैं बच्चों 7, प्राइवेट में मैक्सिमम चाहिए होते हैं 50, तो पब्लिक के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। बड़े ध्यान से यहाँ पर आपको सामने देख लो, मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने, मिनिमम 7, मैक्सिमम प्राइवेट में कितने, 50, और पब्लिक में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बच्चों, हाँ कि ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई सोल प्रोप्राइटर सर सबसे छोटा धंधा करने का तरीका है सर, अभी तो सर नन्हे बच्चे ने चलना स्टार्ट करा, क्या उम्मीद करते हो पीटी उषा बन जाएगा, मिल्खा सिंह बन जाएगा, नहीं सर अभी तो वो क्रॉल करेगा धीरे धीरे। तो खुद बताओ, छोटे बच्चे के लिए छोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड फाइनेंस। अब पार्टनरशिप क्योंकि उससे बड़ा अरेंजमेंट है, उससे बड़ा तरीका है बिजनेस करने का, तो वहां पर कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। और अगर फैमिली बिजनेस की बात करो तो वहां पर तो हमारे पास पूर्वजों की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम बात कर चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए 4, 6, 8, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनके पास भी रिसोर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन कंपनी की बात करें तो सर सबसे ज्यादा अगर खजाना अगर है सच्ची कंपनी वालों के पास ही तो है, बिना पैसों के सर वो धंधा नहीं कर सकते। तभी तो वो बात बात में लोगों से पैसा कहते हैं, भैया इन्वेस्ट कर दो, हमें पैसा दो, हम भी कमाएंगे और तुम्हें भी रिटर्न्स के तौर पे पैसा ऑफर करेंगे। तो कंपनी तो बिना पैसों के चल ही नहीं सकती, और अच्छा खासा करोड़ों वाला हो, अच्छा खासा हो बच्चों, आगे ना, ठीक है। तो लायबिलिटी की बात हम कर चुके हैं, जहां पर हमारी फर्म रजिस्टर नहीं है, जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं है, वहां पर बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस के पार्टनर्स की, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है बच्चों, अनलिमिटेड है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, किस किस केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनी में। वहीं पर फिर मेंबर्स की लायबिलिटी हमें लिमिटेड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कंपनी की खुद की पहचान हो गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी खुद की एक पहचान हो गई है, क्योंकि वो रजिस्टर हुई है। पहले 3 केसेस में वो रजिस्टर नहीं हुई, खुद की कोई पहचान मिली नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, और जहां पर सर सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, तो बच्चों मैं ही बिजनेस, बिजनेस ही मैं, अब मैं बिजनेस से अलग हूं नहीं, इसलिए मेरे को बिजनेस के सारे कर्जे उतारने पड़ेंगे, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे पैसा ना हो। इसलिए तो लायबिलिटी बच्चों अनलिमिटेड है पहले 3 केसेस में। हाँ कि ना? वेरी गुड, क्या बात है। उसके बाद बारी आती है सेकंड लास्ट पॉइंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। भाई यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट कौन देखता है? वो सिंगल ओनर सर। हाँ कि ना? सारा प्रॉफिट भी उसका, सारा नुकसान भी वही भुगतता है, तो सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस भी सोल प्रोप्राइटर खुद ही लेता है। पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। भाई पार्टनर्स ओनर्स ही तो है, और वहां पर सबको सबकी रजामंदी से, हाँ यूनानिमस कंसेंट कहा जाता है, मतलब हर पार्टनर की कंसेंट मतलब मर्जी होनी चाहिए कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। अगर सारे सारे पार्टनर्स राजी हैं, उनकी कंसेंट है मतलब मर्जी है, तो उस बात को पार्टनरशिप में फॉलो किया जा सकता है। और जॉइंट बिजनेस फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसको चलाने वाला बंदा ही कौन होता था बच्चों? एचयूएफ को कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो सारे बिजनेस के डिसीजंस लेता है। और ध्यान रखना कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है बच्चों बिजनेस में? अनलिमिटेड। वेयर जो अदर लोग होते हैं परिवार में, एक तो कर्ता हो गया एल्डेस्ट मेल मेंबर, हाँ कि ना, जिसकी लायबिलिटी क्या है बच्चों? अनलिमिटेड। लेकिन उसके अलावा भी तो लोग होते हैं परिवार में, उसे को पार्टनर्स बोलते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है। लेकिन कर्ता की लायबिलिटी बच्चों अनलिमिटेड होती है। हाँ कि ना? तो सारे डिसीजन कौन लेता है भाई? एचयूएफ के अंदर कर्ता ही सारे डिसीजंस लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन लेता है बच्चों? खुद बताओ। मैनेजिंग कमेटी, जो लोग हम लोगों ने चूज करे हैं, जो उस कमेटी को रन कर रहे हैं, वही सारे डिसीजंस उसके रिगार्डिंग लेते हैं। और कंपनी के अंदर भी बच्चों क्या होता है? शेयर होल्डर्स ही कुछ बंदे चूज करते हैं कि भैया ये कंपनी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो जहां पर शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को चूज करते हैं, जहां पर शेयर होल्डर्स को लगता है कि ये लोग कंपनी को बेस्ट तरीके से रन करेंगे, उनको बच्चों हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कंपनी को रन करने की। और हम उम्मीद करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि वो सारे डिसीजन बहुत ही कमाल के लेंगे, ताकि कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करे, एक्सपेंशन करे। कंपनी खुद रन करेगी तो अपने इन्वेस्टर्स को खूब मुनाफा भी कमा के तो देगी। तो ये सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हमने डाली होती है। कहीं ना कहीं कंपनी को मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, जिनको लेकिन याद रखना इलेक्ट या मतलब कह लो चूज शेयर होल्डर्स ने ही करा होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर दी पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी, और उनके पास पावर होती है इनको चूज करने की और इनको हटाने की। याद रखना, इनको चूज भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज भी किसने करे? शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि भाई वो पार्ट ओनर्स है, ओनर्स के पास डिसीजन है, वोटिंग राइट्स होते हैं। हाँ कि ना? तो वो इलेक्ट भी, जैसे मोदी जी को हमने इलेक्ट करा ना बच्चों, और अगर हमें लगेगा कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इक्विटी का पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, तो हम मोदी जी को हटाने की पावर भी रखते हैं किसी भी तरीके से। ऐसी चलती है गाड़ी। हाँ कि ना? तो कंपनी में भी इस तरीके से ही हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, और अगर हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ बच्चों तो हम उनको कभी भी हटा सकते हैं बच्चों। वेरी गुड। लास्ट पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी। खुद बताओ, सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल ओनर नन्हा सा बच्चा है, कुछ हो गया उसको तो हो सर बिजनेस बंद हो जाएगा सर, अकेला बंदा है, मर गया, खत्म हो गई बात। हाँ कि ना? सेकंड, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा ओनर है। लेकिन याद रखना, पार्टनरशिप में कम से कम तो कितने बंदे होने चाहिए? 2। अगर 2 ही बंदे हैं मान लो पार्टनरशिप के अंदर और एक की डेथ होगी, तो बच्चों कितने बंदे बचे पार्टनरशिप में? 1। तो पार्टनरशिप को बंद ही करा जाएगा, क्योंकि एक अकेला बंदा तो कभी पार्टनरशिप फॉर्म कर ही नहीं सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं। हाँ कि ना? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चिंता की बात नहीं है, वो स्टेबल बिजनेस है। क्यों स्टेबल है सर? क्योंकि अगर मान लो करता जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी डेथ हो भी गई, तो बच्चों जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको करता बना दिया जाएगा, और बिजनेस फिर से कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, स्टेबल है। मतलब कहां पर स्टेबल नहीं है? सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टेबल नहीं है, पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत स्टेबल है। एचयूएफ के अंदर स्टेबिलिटी काफी है, क्योंकि नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर करता बन जाएगा, बिजनेस को रन कर लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो ये भी स्टेबल है। भाई ये तो स्टेबल है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो हमने अपने आप को क्या करा था? बिजनेस ने अपने को क्या करा दिया था? रजिस्टर करा दिया था। और जहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इसका मतलब है बच्चों वहां क्या हो रहा है? वहां पर हम लोग लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गए। और अगर हम लोग लॉ की नजरों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें खोला भी किसने था? हमारा धंधा खोला भी किसने? लॉ ने। और हमें बंद करने की पावर भी सिर्फ कौन रखता है? लॉ रखता है। हाँ कि ना? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी कॉन्टिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। और क्योंकि कंपनी के अंदर भी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंपनी को भी हमने लीगली रजिस्टर करवाया है, और खुद की अगर पहचान बन गई तो बच्चों लॉ ने इसको खोला है और लॉ इसको बंद करने की पावर रखता है। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। कहां पर स्टेबिलिटी नहीं दिख रही? जहां पर सोल प्रोप्राइटर नन्हा छोटा सा बच्चा, वो बेचारा चला गया तो सब कुछ खत्म। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत बेटर है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। बाकी तीनों के अंदर स्टेबिलिटी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। क्या बात है बच्चों, यहाँ पे मैंने सीख लिया। मेरे साथ एक बहुत बढ़िया टॉपिक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? इस चैप्टर में वैसे भी काफी दिक्कत आती है,
हम लोग आगे भी इसके बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें बच्चों, बिजनेस स्टडीज की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चैप्टर्स हैं। तो सीखते रहो बच्चों, ज्ञान नहीं लोगे तो बेटा गाड़ी तो चलनी नहीं। हाँ कि ना सर? पहले सर हम ऐसे ही कर लेते थे, कुछ भी कर लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी बच्चों, बहुत मेहनत से बात करनी पड़ेगी। हाँ कि ना? बाकी इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट है, जरूर चेक करो। अच्छे से पढ़ो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ कि ना? 11th बेस है, 12th में सोच लो सीयूटी, इन सबकी गाड़ी क्या 11 से स्टार्ट होती है, तो आज से कमांड बना लो बहुत अच्छे से बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।